जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में हिंदी पेपर का नाम है दोस्तों आपके साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय है। ठीक है, फर्स्ट भी कराया मैंने, प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके पेपर कोड है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का SND 302। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, तो व्हाट्सएप पर कम से कम अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है आपका। पहला प्रश्न है, ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद को काव्य का परम प्रयोजन कहा, किसने कहा है भैया? तो यह मम्मट ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है इसमें दोस्तों। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आएगा, लिख लीजिए। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए तीसरा प्रश्न आ गया आपका, ध्यान देंगे। धर्मार्थ काम मोक्षेण वैध झड़म कला सूच करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधम किस आचार्य का कथन है? बताइए यह किस आचार्य का कथन है भैया? तो यह आपके भामा जी का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका। चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, फल प्राप्ति हेतु शीघ्रता पूर्वक उधोरा किस कार्यावस्था में होता है? बताइए, फल प्राप्ति हेतु दोस्तों शीघ्रता पूर्वक उधोरा किस कार्यावस्था में होता है? तो यह प्रयत्न में होता है। ठीक है, प्रयत्न काल में, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, पांचवा नंबर क्या पूछा है। काव्य अलंकार रचना है, बताइए काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार आपका वामन जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए छठा प्रश्न आपका क्या पूछा है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर किस कहा है? बताइए, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। सातवां प्रश्न क्या है, व्याकरण के नियम के विरुद्ध अशुद्ध प्रयोग में कौन सा काव्य दोष होता है? तो यह चुक्त संस्कृति दोष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप लोग पढ़ते होंगे, बुक से पढ़ते होंगे, ठीक है, यूपीएस से पढ़ते होंगे, तो आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड किया कीजिए, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न कराते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो लगभग 90% परीक्षा में आ ही जाते हैं, तो अटेंड जरूर क्लास किया कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। आठवां नंबर प्रश्न पूछा है, निम्न में से शब्द दोष नहीं है। तो दोस्तों जो दुरावन्य दोष है, ठीक है, यह शब्द दोष नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नवा नंबर पूछा है आपका, रीति को वचन विन्यास क्रम कहा है, आचार्य वामन ने, आचार्य राजशेखर ने, भरत मुनि ने, या कोई नहीं? तो दोस्तों रीति को जो वचन विन्यास कहा है, ठीक है, रीति को वचन विन्यास क्रम जो कहा है वह आपके आचार्य राजशेखर जी ने कहा है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे। रीति को एक केंद्रीय तत्व के रूप में स्थापित करते हुए किसने कहा, विशिष्ट पद रचना रीति है? बताइए, विशिष्ट पद रचना रीति है किसने कहा है? तो यह आपके आचार्य वामन जी ने कहा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चाहे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 11वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, 11वां नंबर पूछा है, शुक्ल के अनुसार भक्ति क्या है? श्रद्धा और समर्पण के योग का नाम, प्रेम आय समर्पण के योग का नाम, या फिर श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम, ठीक है, या फिर करुणा एवं प्रेम के योग का नाम? तो दोस्तों जो शुक्ल के अनुसार जो भक्ति है वह श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 12वां क्या पूछा है, ध्यान देंगे। आचार्य शुक्ल ने लोभ का विवेचन किस संदर्भ में किया है? तो यह दोस्तों साहित्य, समाज और रस शास्त्र में, तीनों में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
चलिए 13वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। 13वां नंबर प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार कर्मण्य लोग होते हैं। तो शुक्ल के अनुसार दोस्तों जो कर्मण्य लोग होते हैं वह कर्म में आनंद का अनुभव करने वाले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्या है आपका, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, शुक्ल जी सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए किस भाव का प्रसार आवश्यक मानते हैं? करुणा भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव या फिर भय का? दोस्तों करुणा भाव का मानते हैं। ठीक है, करुणा भाव का प्रसार आवश्यक मानते हैं शुक्ला जी अपने सामाजिक जीवन की स्थिति में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 15वां नंबर प्रश्न है, लोभ और प्रीति में शुक्ल प्रेम कान का रूप श्रेष्ठ बताया है। तो यह आपके बताए हैं लोकबद्ध प्रेम में। ठीक है, लोभ और प्रीति में शुक्ल प्रेम कान का रूप और श्रेष्ठ किस में बताया है, लोकबद्ध प्रेम में। ठीक है, चलिए 16वां नंबर प्रश्न क्या पूछा आपका, नंद दुलारे वाजपेयी मुख्यतः हैं उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं या कहानीकार हैं? दोस्तों जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं यह एक उपन्यासकार हैं। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए 17वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, हिंदी साहित्य के प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी जी माने जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदी साहित्य के प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए 18वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रथम प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को या फिर निराला जी को? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दोस्तों जो छायावाद का प्रथम प्रवर्तक माना है वह सुमित्रा नंदन पंत जी को माना है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रथम प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत को माना है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 19 पूछा है छायावाद, ठीक है, प्रथम छायावाद आलोचक हैं, बताइए इन चारों में से प्रथम छायावाद आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा? दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया आपको, नंद दुलारे वाजपेयी प्रथम छायावाद आलोचक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में मूल चेतना है सूक्ष्म मानव, सर्वात्म हितवाद या फिर विराट मानवतावाद या फिर अंतर्दर्शन? कभी कभी हम लोग को भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है तो मैनेज किया करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में जो मूल चेतना है दोस्तों वह विराट मानवतावाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधिकतर निबंध किस शैली में होते हैं? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो अधिकतर जो निबंध है इनके, ठीक है, वह व्यंजना शैली, आत्मपरक शैली और माधुर्य शैली ये तीनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी नगरी प्रचारिणी की सभा के अध्यक्ष कब बने थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आएगा जरूर। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए 1952 में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी नगरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष 1952 में बने थे। चलिए 23 नंबर क्या है आपका, 23 नंबर ध्यान देंगे। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी राज्यसभा आयोग के सदस्य किस वर्ष रहे थे? बताइए किस वर्ष रहे थे? तो 1955 में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी राजभाषा आयोग के सदस्य 1955 ईस्वी में रहे थे। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ध्यान देंगे। भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? बताइए 1962 में, 1957 में, 1955 में या 1950 में? तो भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था वह 1957 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। 25 नंबर प्रश्न पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कहानी है लाल पान की बेगम, 11 वर्ष का समय, खेल या फिर विपथगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो एकमात्र कहानी है दोस्तों इन चारों में, वह 11 वर्ष का समय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका। चलिए अगला आपका देखते हैं क्या पूछा है। 26 नंबर पूछा है, रामचंद्र शुक्ल काशी नागरिक प्रचारणी सभा के लिए हिंदी शब्द सागर के निर्माण के लिए कब नियुक्त हुए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए रामचंद्र शुक्ल से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित आप लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो 26 नंबर जो प्रश्न आपका, रामचंद्र शुक्ल काशी नागरिक प्रचारणी सभा के लिए हिंदी शब्द सागर के निर्माण के लिए जो नियुक्त हुए थे दोस्तों, यह 1908 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि में कितने निबंध संग्रह हैं। बताइए चिंतामणि में दोस्तों कितने निबंध संग्रह हैं। तो चिंतामणि में कुल 17 निबंध हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं आपका क्या पूछा। 28 नंबर, देखिए इसमें नोट्स भी मैंने लिखा है तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा नोट्स को। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। बताइए, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, लगभग 50% दोस्तों हर एग्जाम में पूछता है। देखिए इस बार पूछता है कि नहीं, इसलिए मैंने इसे टाइप किया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884, 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 4 अक्टूबर 1884 में जन्म हुआ था, 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। 29 नंबर, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था। डॉक्टर राम कुमार ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य के काल में भी काल विभाजन में जो आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया था दोस्तों, वह आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या भैया, 30 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह चंद बरदाई को माना है। किसको माना भैया, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्र बरदाई जी को माना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में भी हम लोग धमाकेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।